हेलो एवरीवन। एम लक्ष्मीकांत के पिलर नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं। अब करेंगे अपन इसका टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पिलर नंबर 3 का टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ वापस कर दिया जाएगा। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। लोकसभा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित धन विधेयक पर विचार करने के लिए राज्यसभा की सिफारिशों से सहमत होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। वित्त मंत्री के पास धन विधेयक पारित करने की पूर्ण शक्तियां हैं। वित्त मंत्री के पास नहीं होती भाई। स्टेटमेंट ए सही है, इसके अंदर ओनली 1। पढ़ते हैं इसके बारे में भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 109 के अनुसार लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर वापस करना होगा, चाहे वह अपनी सिफारिशों के साथ हो या फिर बिना सिफारिशों के। सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को अस्वीकार कर देती है तो भी विधेयक पारित माना जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वित्त मंत्री को धन विधेयक पारित करने की पूर्ण शक्ति नहीं होती। धन विधेयक को पहले लोकसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए और फिर इसे राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नहीं भाई, मौलिक कर्तव्य तो रशिया से लिए गए हैं ना। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। ये बात तो सही है। मौलिक कर्तव्यों को रिट के माध्यम से न्यायोचित ठहराया जा सकता है। नहीं भाई, ये न्यायोचित नहीं है। ठीक है, तो इसमें आई थिंक आंसर ओनली 2 आएगा। ओनली 2 आंसर है। देखते हैं भाई। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। मौलिक कर्तव्यों का विचार भारत ने सोवियत संघ अब रूस के संविधान से प्रेरित होकर लिया था, न कि आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को अपनाया था। सेकंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये आर्टिकल 51A में सूचीबद्ध और शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, जिनकी बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11 कर दिया गया। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को न्यायोचित नहीं बनाया गया है, अर्थात इनके उल्लंघन पर कोई सीधा कानूनी दंड या रिट जारी नहीं किया जा सकता। हालांकि न्यायालय किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए दिशा निर्देश दे सकता है, लेकिन इन्हें स्वतंत्र रूप से न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की अनन्य शक्तियां हैं? धन विधेयक पुनर्स्थापित करने की शक्ति, ये तो नहीं है। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना, ये बात तो बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, नहीं, ये भी लोकसभा की पावर है। शायद आई थिंक 2 आंसर आएगा इसका ओनली। हाँ, राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं जो लोकसभा के पास नहीं हैं। यह संसद को राज्य सूची आर्टिकल 249 में से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। यह संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है, आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग। केवल राज्य ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। दूसरे शब्दों में, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी कोई विकल्प या संकल्प केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, न कि लोकसभा में, आर्टिकल 67 के अनुसार। यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल तथा राष्ट्रीय शासन अथवा वित्तीय आपातकाल की घोषणा ऐसे समय करते हैं जबकि लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन इसकी स्वीकृति अवधि के अंदर होता है, तब ये घोषणा के लिए राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है? भाई, आपातकाल की घोषणा का अनुसमर्थन करना, ये अनन्य शक्ति तो नहीं है।
मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, हाँ ये काम सिर्फ लोकसभा कर सकती है, तो ये तो आएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, नहीं ये भी इसका काम प्रॉपर नहीं है, तो फिर ये है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो भाई, कथन फर्स्ट गलत है क्योंकि आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना दोनों सदनों पर अनुमोदित होना आवश्यक है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि संविधान के आर्टिकल 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में वर्णित है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है। यह एक सदन में बहुमत के साथ पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है, वहां भी बहुमत से पारित होना चाहिए, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है इसका, देख लो। आर्टिकल 128 के अनुसार किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसा संबंधित व्यक्ति या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है, अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का उपभोग करने योग्य होता है। वह उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह न्याय निर्णय शक्तियों और विशेषाधिकारों का अधिकारी होगा, परंतु वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 215 के अनुसार अभिलेख न्यायालय के रूप में एक उच्च न्यायालय किसी मामले के संबंध में दिए गए अपने स्वयं के आदेश अथवा निर्णय की समीक्षा की और उसमें सुधार की भी शक्ति भी उसे प्राप्त है। यद्यपि इस संबंध में संविधान द्वारा इसे कोई विशिष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई है। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय को संविधान ने विशिष्ट रूप से अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के पास दो शक्तियां हैं। फर्स्ट है, उच्च न्यायालय के फैसले कार्यवाही और कार्य शाश्वत स्मृति और परिसाक्षी के लिए रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही के समय इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। इन्हें कानूनी परंपरा और संदर्भों की तरह माना जाता है। इसे न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड, दोनों प्रकार के दंड देने के अधिकार हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है भाई, दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसके। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल को 5 साल की अवधि के लिए अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत नियुक्त करने के लिए सक्षम और अधिकृत करता है। संविधान का आर्टिकल 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जो इसे सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निष्पादित करेगा। संविधान में राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित शर्तों का निर्धारण किया गया है। फर्स्ट है भाई, उन्हें न तो संसद सदस्य होना चाहिए, न ही विधानमंडल का सदस्य। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन से उसी तिथि से अपना पद छोड़ना होगा जब से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बिना किसी किराए के उसे राजभवन आधिकारिक निगम उपलब्ध होगा। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकारों और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। यदि वही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे।
कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियां व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। अतः सेकंड स्टेटमेंट सही है। राज्यपाल को अनेक विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग। उसे अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्यवाही, चाहे वह व्यक्तिगत क्रियाकलाप हो, की सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त हो, उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता। यद्यपि 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक सिविल कानून संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद की लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह समिति वर्ष 1921 में अस्तित्व में आई थी। इसके गठन के समय यह अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन संसदीय समिति नहीं थी। भाई 1921 में, इसमें आंसर भाई ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में, भाई ध्यान रखना। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से की गई थी। स्थापना के समय यह समिति कार्यकारी परिषद के वित्त सदस्य के अधीन थी, न कि संसद के अध्यक्ष के नियंत्रण में। 1950 के आरंभ तक कार्यकारी परिषद के वित्त सदस्य समिति के अध्यक्ष होते थे। इस प्रकार दोनों कथन सत्य हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन कौन से सही है? भाई समिति में लोकसभा की तुलना में राज्यसभा के अधिक सदस्य होते हैं। यह स्टेटमेंट तो गलत है। समिति के सभापति चेयरपर्सन की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सही लग रहा है भाई। ओनली 2 सही है। सही बात है। देखो भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से, 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। समिति के सभापति चेयरपर्सन की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यह स्टेटमेंट सही है क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही की जाती है। राज्यसभा का कोई सदस्य इस समिति का अध्यक्ष नहीं बन सकता। इस प्रकार केवल सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है, लोकसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा यदि वह हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। ये बात तो सही है, बात तो सुनी जाएगी उसकी। संसदीय समितियों का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में संपादित किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। संसदीय समितियों के कार्य निरपवाद रूप से हिंदी व अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं। भाई हर जगह हिंदी इंग्लिश तो चलेगी, वरना काम कैसे चलेगा फिर हमारा। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है भाई। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही सामान्यतः हिंदी और अंग्रेजी में होती है। हालांकि यदि कोई सदस्य इन भाषाओं में धारा प्रवाह नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति उस सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि संसदीय समितियों की कार्यवाही मुख्यतः अंग्रेजी और हिंदी में संचालित होती है, जो संविधान और राज्य भाषा अधिनियम 1963 के अनुरूप है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि संसदीय समितियों के कार्यव्रत मिनट्स हिंदी या अंग्रेजी में ही तैयार किए जाते हैं, जैसा कि राज्यसभा अधिनियम 1963 में निर्दिष्ट है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। उच्चतम न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है, पूछ रहा है भाई। भारत के संविधान के आर्टिकल 129 और आर्टिकल 144 के अंतर्गत न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति उच्चतम न्यायालय में निहित होती है। भैया आर्टिकल ये सही है क्या? अवमानना की वो दंड देने के लिए की शक्ति तो होती है भाई इनमें। सलाहकारी अधिकारिता को उच्चतम न्यायालय में निहित किया गया है। अच्छा सही नहीं है, पूछ रहा है। सलाहकारी अधिकारिता को उच्चतम न्यायालय में निहित किया गया है। यदि राय मांगी जाती है तो उच्चतम न्यायालय कतिपय परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राय देने के लिए इनकार कर सकता है। मांगी जाती है तो फिर क्यों मना करेगा यार?
उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के लिए राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए आबद्धकर है। भाई आई थिंक तो सी सही है। नहीं यार, इसमें देखा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है पक्का, और डेटा को हेर फेर यूपीएससी का करना फेवरेट काम है। उसने डेटा हेर फेर किया है, देखते हैं क्या क्या सीन किया है इन्होंने। देखो भाई, आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। भारतीय संविधान का आर्टिकल 144 नागरिक और न्यायिक अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता से कार्य करने की सलाह देता है। ओके, इसलिए आर्टिकल 129 अकेले पहले विकल्प में मान्य है, न कि आर्टिकल 144। अतः स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 ने सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार क्षेत्राधिकार प्रदान किया, अतः सेकंड स्टेटमेंट सही है। इसके अनुसार राष्ट्रपति भी कानून या सार्वजनिक महत्व के किसी भी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं है। ओके, इसके बजाय सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 143 के तहत अपनी राय देने से इनकार कर सकता है। ऐसे मामलों में जो इस तरह के अभ्यास के लिए उचित या उत्तरदायी नहीं हो, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होंगे। आर्टिकल 141 में इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारत में सभी अदालतों पर बाध्यकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपने सहयोगियों को सचेत किया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और यह वैसी ब्रिटिश योजना बना रही है ब्रिटिश जैसा होते हुए देखना चाहते हैं? तो ये भाई किसने बोला था? भीमराव अंबेडकर, सोमनाथ लाहिड़ी या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या BN राव? तो आई थिंक ये तो बनाने वाले थे, ये क्यों बोलेंगे? ये भी नहीं बोलेंगे, ये भी नहीं, ये अलग नाम है भाई, सोमनाथ लाहिड़ी, ये बोलेंगे शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल विवेकाधिकारों का प्रयोग कर सकता है जब वह मंत्रिपरिषद के परामर्श से संतुष्ट न हो या फिर संविधान कुछ निश्चित मामलों में उससे विवेकाधिकार कार्यवाही की उपेक्षा करें, वह किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया हो। तो भाई ये सारे स्टेटमेंट थोड़े सही लग रहे हैं यार, सारे ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? भाई, लोकसभा के भंग होने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सदन के सदस्य नहीं रह जाते। भाई ये भंग ही हो गई तो फिर क्यों रहेंगे इसके सदस्य? ये तो नहीं रहेंगे। लोकसभा के भंग हो जाने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अपना पद छोड़ सकते हैं। नहीं भाई, अगले आने तक ये नहीं जा सकते। वैसे केवल उपाध्यक्ष अपना पद छोड़ता है और अध्यक्ष लोकसभा भंग होने के पश्चात अगली लोकसभा की पहली बैठक से तत्काल पहले अपना पद नहीं छोड़ता है, पहले तक अपना पद नहीं छोड़ता है। हाँ भाई, ये बात सही है, 1 और 3 सही है इसमें। देखो, लोकसभा के विघटन के पश्चात अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर के पदों के संबंध में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। भाई, अध्यक्ष के बारे में, लोकसभा के विघटन के बाद अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक में नया अध्यक्ष चुना नहीं जाता। यह व्यवस्था सदन की कार्यवाही में निरंतरता बनाए रखने के लिए की गई है। उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर, इसके विपरीत उपाध्यक्ष का पद लोकसभा के विघटन के साथ ही समाप्त हो जाता है, वे अपने पद से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लोकसभा के विघटन के पश्चात केवल उपाध्यक्ष अपना पद छोड़ते हैं, जबकि अध्यक्ष नए सदन की पहली बैठक तक अपने पद पर बने रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अध्यक्ष लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का संचालन भारत के चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। नहीं, अध्यक्ष द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने पर शपथ लेना अथवा प्रतिज्ञान करना और उस पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित नहीं है। ये स्टेटमेंट तो सही है। मतदान की शक्ति में मतों की संख्या बराबर होने पर अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करता है। नहीं भाई, वो कर सकता है।
तो इसमें ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में भाई। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है, नहीं कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि संविधान या नियमों में अध्यक्ष के लिए पद ग्रहण करते समय शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने का कोई प्रावधान नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि संविधान के अनुसार यदि सदन में मतों की संख्या बराबर हो जाती है तो अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के महासचिव के विषय में सही नहीं है? लोकसभा के महासचिव के विषय में तो भाई महासचिव अध्यक्ष स्पीकर का सलाहकार होता है, ये बात बिल्कुल सही है। महासचिव अध्यक्ष के नाम से प्राधिकार के अधीन कार्य करता है, ये बात भी सही है। महासचिव अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित प्राधिकार के अधीन कार्य करता है। प्रत्यायोजित मतलब द स्पीकर विद डिलेक्टेड। यार महासचिव अध्यक्ष के नाम से आदेश पारित करता है, तो भाई मेरे को ये प्रत्यायोजित प्राधिकार के अधीन कार्य करता है, ये गलत है थोड़ा। पढ़ते हैं इसके बारे में। लोकसभा के महासचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण प्रस्तुत करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट, महासचिव अध्यक्ष का सलाहकार है, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि लोकसभा के महासचिव अध्यक्ष के प्रमुख सलाहकार होते हैं और संसदीय कार्यवाही में उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, महासचिव अध्यक्ष के नाम पर प्राधिकार के अधीन कार्य करता है, ये कथन भी सही है क्योंकि महासचिव अध्यक्ष के नाम पर उनके प्राधिकरण के तहत कार्य करते हैं। महासचिव अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित प्राधिकार के अधीन कार्य करता है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि महासचिव सीधे अध्यक्ष के प्राधिकरण के तहत कार्य नहीं करते, न कि अध्यक्ष के प्राधिकरण के तहत कार्य करते हैं, न कि प्रत्यायोजित प्राधिकार के तहत। डी स्टेटमेंट, वही महासचिव अध्यक्ष के नाम से आदेश पारित करता है, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि महासचिव अध्यक्ष के नाम से आदेश जारी करते हैं, तो सी स्टेटमेंट ही गलत था, बाकी सारे सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किसी अवसर पर दिए गए अभिभाषण से संदर्भित है। जब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हो, जब राष्ट्रीय आपात स्थिति में विधानसभा का भंग आवश्यक हो, या फिर आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के प्रारंभ में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर, जब वह इसकी आवश्यकता समझे। तो वही अभिभाषण डेफिनेटली एक बार इस टाइम जरूर देगा, आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के प्रारंभ में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण संविधान के आर्टिकल 176 के तहत निम्नलिखित अवसरों पर दिया जाता है। प्रथम अवसर है कि भाई विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में। द्वितीय अवसर भाई प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में। इस प्रकार से यह स्टेटमेंट जो आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर सही आंसर है। यह अभिभाषण राज्य की सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करता है और विधानसभा के सदस्यों को आगामी वर्ष के लिए सरकार की योजनाओं से अवगत कराता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखते हैं। सदस्यों की केवल नियुक्ति होती है, सदस्यों की केवल चयन होता है, सदस्यों को केवल नामित किया जाता है। भाई ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट केवल लगा के अपने आप ही कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति द्वारा लाए गए तथा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के आधार पर अथवा नामांकन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, सदस्यों का चयन किया जाता है। तो डी स्टेटमेंट ही सही है भाई इसका, बाकी स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन से सही हैं, ये बताने हैं। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति नहीं होती, वो तो लोकसभा के प्रति होती है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे, ये बात तो सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। आई थिंक 2-3 है ना। देखो, भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग हेतु मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है।
वहीं आर्टिकल 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध करता है, जैसे पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अतः सेकंड स्टेटमेंट सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगी, ना कि संसद के प्रति। अतः सेकंड, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। 91 संविधान संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% रहेगी, उसमें पीएम भी शामिल रहेगा। आर्टिकल 78 प्रावधान करता है कि पीएम का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति के प्रशासन के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए निर्णयों की सूचित सूचना देगा। अतः थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत पूर्वोदय पहल में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल हैं? पूर्वोदय बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। भाई बात पूर्वोदय की हो रही है तो सारे के सारे पूर्व में ही हैं ये, तो पूर्वोदय पहल में सारे शामिल होंगे शायद। देखते हैं। हाँ भाई ये सारे शामिल होते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पूर्वोदय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र का विकास। पूर्वी राज्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत के मामले में समृद्ध है। पूर्वोदय पहल का लक्ष्य इस क्षेत्र को देश के विकास के इंजन में बदलना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह अमृत परंपरा श्रृंखला के तहत आयोजित पहला सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक नदी जोड़ो कार्यक्रम है। भाई ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, सेकंड तो, फर्स्ट का पता नहीं। देखते हैं आंसर क्या है। केवल एक सही है ये पूछा ना यार, इसमें ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, गलत बोल दिया अपन ने। कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम अमृत परंपरा श्रृंखला के तहत आयोजित पहला सांस्कृतिक कार्यक्रम था। इसे सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करना था, जिसमें दक्षिण की कावेरी नदी और उत्तर की गंगा नदी के प्रतीकात्मक मिलन को दर्शाया गया। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यह कोई जल शक्ति मंत्रालय की नदी जल जोड़ो योजना नहीं है। कावेरी मीट्स गंगा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, न कि जल संसाधन प्रबंधन से संबंधित कोई परियोजना। ओके, पता चल गया। पढ़ लेते हैं इसको पूरा ही। संस्कृति मंत्रालय को अमृत परंपरा नामक एक विशेष उत्सव श्रृंखला की शुरुआत की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। ये कला और संस्कृति के माध्यम से भारत को एकजुट करने का एक भव्य उत्सव है। अमृत परंपरा का उद्देश्य आधुनिक पैकेजिंग और प्रौद्योगिकी आधारित संवाद और स्थायी अनुभवों के साथ पारंपरिक कला रूपों पर आधारित अभिनव कार्यक्रम की प्रस्तुति द्वारा प्रदर्शन कला, दृश्य कला और साहित्य में लुप्त हो रही कला रूपों और परंपराओं का विशेष ध्यान देते हुए भारत की पारंपरिक कलाओं और कला रूपों का उत्सव मनाना है। निकट भविष्य में दिल्ली के विभिन्न स्मारकों और स्थानों पर अमृत परंपरा अभियान के तहत कार्यक्रम की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। अमृत परंपरा श्रृंखला के तहत पहला कार्यक्रम कावेरी का गंगा से संगम है। यह दक्षिण भारत के नृत्य और संगीत परंपराओं को उत्तर भारत में ला रहा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप उत्तर भारत की कलात्मक परंपराओं को भी प्रदर्शन किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय के स्वायत्त संस्थान संगीत नाटक अकादमी कला क्षेत्र CCRT संयुक्त रूप से कावेरी का गंगा से संगम कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। 2 नवंबर 2024 को कर्तव्य पथ और CCRT द्वारका सहित प्रमुख स्थानों पर शुरू होने वाला इस महोत्सव में भारत के लोक व पारंपरिक कला रूपों को प्रदर्शन किया जाएगा। कावेरी का गंगा से संगम प्रसिद्ध मार्गाजी महोत्सव का सम्मान है। इस महोत्सव का आयोजन तमिल कैलेंडर के मार्गाजी महीने के दौरान चेन्नई, तमिलनाडु में किया जाता है। 2 से 5 नवंबर तक कर्तव्य पथ CCRT परिसर में आयोजित होने वाले कावेरी का गंगा से संगम कार्यक्रम में पारंपरिक प्रस्तुतियों की एक विशेष श्रृंखला होगी। इस कार्यक्रम में दर्शक ब्रज के नगर कीर्तन और गोवर्धन पूजा से लेकर आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी
प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भरतनाट्यम और केरल के पंचवादम और थयम जैसी लोक परंपराओं का आनंद लेंगे। बांसुरी पर राकेश चौरसिया और सरोद पर उस्ताद अमजद अली खान जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों द्वारा शानदार प्रस्तुतियां, रंजिनी गायत्री द्वारा कर्नाटक गायन, रमा वैद्यनाथ और मीनाक्षी श्रीनिवासन द्वारा भरतनाट्यम, कला क्षेत्र चेन्नई द्वारा सिम्फनी इस उत्सव को भारत की सांस्कृतिक विविधता का यादगार उत्सव बनाएंगे। वर्ष 1924 में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के 2 वर्षीय स्मरणोत्सव की भी शुरुआत होगी। यह उत्सव उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और एकता की भावना का प्रमाण होगा, जिसके वे प्रतीक थे। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश की पहचान इसकी संस्कृति की बहुलता और विविधता से होती है। प्रत्येक क्षेत्र अपनी विशिष्ट संस्कृति है। ये विशिष्ट संस्कृतियाँ सरदार पटेल के विजन की तरह भारत की संस्कृति को आपस में जोड़ती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC को निम्नलिखित में से किस स्थान पर विकसित करने का प्रस्ताव है? समुद्री विरासत परिसर लोथल, पोरबंदर, कांडला या ओखा? तो यार ये लोथल जो है ये फेमस स्थान है इसका क्या बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो आई थिंक यही होना चाहिए, यही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC को गुजरात के लोथल में विकसित करने का प्रस्ताव है। लोथल एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर है जो इसकी ऐतिहासिक और समुद्री विरासत को दर्शाता है। इस परिसर का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री परंपराओं और नौवहन इतिहास को प्रदर्शित करना है। इसे पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा विकसित किया जा रहा है। मुख्य विशेषताएं हैं कि यह भारत का पहला समुद्री विरासत संग्रहालय होगा। इसमें प्राचीन जहाजरानी, बंदरगाहों, नौवहन तकनीकों और समुद्री व्यापार से जुड़े प्रदर्शन होंगे। इसका विकास सागरमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, अरुणाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में एक संकटापन्न प्रजाति लाल पांडा देखा गया? भाई ये यूपीएससी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीसीज इन न्यूज़ में। लाल पांडा लगभग ऊपर की तरफ होता है। ईस्ट नेट वन्यजीव अभ्यारण्य, सॉरी ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य लाल पांडा, कैमलोंग वन्यजीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो भाई लाल पांडा जो है ये जहाँ देखा गया वो स्थान है ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इधर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। द रेड पांडा वॉज स्पॉटेड इन ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई किसान उपज निधि को भारत सरकार के निम्नलिखित किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, या फिर उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, या पतन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय, या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय? तो ई किसान उपज निधि तो भाई ये उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कृषि क्षेत्र 2047 तक राष्ट्र को विकसित भारत बनाने की दिशा में आधार स्तंभ होगा। आज नई दिल्ली में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के ई किसान उपज निधि डिजिटल गेटवे के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने लाखों भारतीयों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए किसानों का धन्यवाद दिया और कहा कि ई किसान उपज निधि पहल के साथ प्रौद्योगिकी की सहायता से किसानों की भंडारण व्यवस्था सुगम हो जाएगी और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। श्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर घोषणा की कि ज़्यादा किसानों, विशेषकर छोटे किसानों को गोदामों का उपयोग करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए WDRA पंजीकृत गोदामों पर सुरक्षा जमा शुल्क जल्द ही कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन गोदामों में किसानों को अपनी
उपज का भंडारण करने के लिए 3% सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना पड़ता है। अब केवल 1% सुरक्षा जमा राशि के भुगतान करने की आवश्यकता होगी। श्री गोयल ने कहा, डिजिटल गेटवे पहल खेती को आकर्षक बनाने के लिए हमारे प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे अतिरिक्त सुरक्षा जमा नीति ई किसान उपज निधि किसानों द्वारा संकट के समय उनके उपज बिक्री को रोक सकती है, जिन्हें फसल के बाद भंडारण की अच्छी रखरखाव सुविधा के न होने के कारण अक्सर अपनी पूरी फसल को सस्ती दरों पर बेचना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया भाई, लाल गिलहरी का प्राथमिक आवास क्या है? तो भाई ये लाल गिलहरी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में मिलती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में, या शंकुधारी वन में, या घास भूमि में। तो ये मिलती है भाई शंकुधारी वन में। गिलहरी है ना, ऐसा मुंह है शंकु जैसा इसका, ठीक है, इसलिए ये शंकुधारी वनों में मिलती है। ऐसा ही है यार, ये देख लो। द प्राइमरी हैबिटेट ऑफ रेड स्क्वेरल इन कॉनिफेरस एंड ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट्स स्पेशली इन नॉर्दर्न यूरोप एंड साइबेरिया, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की एक पहल निष्ठा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक प्रशिक्षण मॉड्यूल है जिसे हाल ही में सिविल सेवकों के लिए लबासना में प्रारंभ किया गया है, या फिर ये एक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है, या दिल्ली पुलिस में नए रंग रूटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है ताकि उनमें सेवा के प्रति सत्यनिष्ठा को अंतर्विष्ट किया जा सके, या फिर यह लोकसभा सचिवालय द्वारा नवनिर्वाचित संसद सदस्यों के लिए सामान्यतः आयोजित की जाने वाली कार्यशाला है। तो भाई ये एक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है, याद रखना, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। पढ़ते हैं इसके बारे में। द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज़ लॉन्च्ड अ नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल थ्रू an integrated teacher training program called NISTA under the centrally sponsored scheme of Samagra Shiksha in 2019-20. NISTA is a capacity building program for improving quality of school education through integrated teacher training. It aims to build competences among all the teachers and school principal at the elementary stage. NISTA is the world's largest teacher training program of its kind. The basic objectives of this massive training program is to motivate and equip teachers to encourage and foster critical thinking in students. The initiative is first of its kind wherein standardized training modules are developed at national level for all states and union territories. तो भाई ये समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू स्टार्ट हुई स्कीम है, सेंटर की स्कीम है, और इसमें टीचर्स को ये शिक्षा के क्षेत्र में इम्प्रूव लाने के लिए उनको कॉम्पिटिटिंग प्रोग्राम होता है एक टाइप से ये, ठीक है। तो ये हो गया अपना थर्ड पिलर कंप्लीट, इसका टेस्ट भी कंप्लीट। अब करेंगे नेक्स्ट पिलर स्टार्ट और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट लगाएंगे। भाई इन टेस्ट को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न क्या है कि अपन को एक बार गो थ्रू हो जाए कि क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ याद है, क्या चीज़ याद नहीं है, ठीक है। और सर ने काफ़ी अच्छे टेस्ट पेपर बनाए हैं। बुक टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज वगैरह लेना हो तो ये देख लो भाई, स्टडी IAS विद धर्मेंद्र जाखड़ सर, उनकी साइट पे जाओ और सारा कुछ मटेरियल आप देख सकते हो किस तरीके सर ने मैनेज कर रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।